हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि झनक जो होती है वो पराशर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, जहाँ पे पराशर को बहुत ही गुस्सा आता है ऋषि के ऊपर और वो बोलता है कि ये सब दामाद बाबू जानबूझ कर किए हैं ताकि वो अपना पल्ला झाड़ ले और वो अनिरुद्ध बोस पे डाल दे। और अनिरुद्ध बोस भी कुछ कम नहीं है, उसने तो कभी नूतन का साथ दिया नहीं और आज जब देने की बारी आई तो भी पीछे हट गया। ये शहरी लोग ना एक जैसे होते हैं। तभी झनक बोलती है, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे बाबूजी भी ना होके मेरी कितनी जिम्मेदारियाँ ले और वो मेरे बाबा होके भी हमें ठुकरा दिए। ऐसे पिता को कौन ही मानेगा अपना। तभी पराशर बोलता है, अरे बेटिया वो बात नहीं, हम तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी भर लेने को तैयार है, लेकिन ये शहरी लोग ऐसे काहे करते हैं, हमको यही नहीं समझता है। जब इनका काम निकल जाता है पल्ले झाड़ के चले जाते हैं। और तुम भी हमको सच नहीं बताई कि तुम्हारा शहरी बाबू के संग शादी हुआ, फिर तुमको ये सब झेलना पड़ा। आज उनकी शादी थी, अगर हम आज यहाँ नहीं आते तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता। तो पराशर मिलता, अच्छा हुआ हम आ गए, लेकिन बेटिया हम तुमसे खुश नहीं हैं। वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारे परिवार है, तुम्हारी शादी हुई है और तुम ये सब करा रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, वो शादी ज़बरदस्ती की थी शादी बाबूजी, ये बात आपको भी पता है और वो शादी मैं स्वीकार नहीं सकती हूँ। ये बात सब कुछ अच्छे से जानते हो, फिर भी आप मुझे बोल रहे हो वो शादी स्वीकार नहीं के लिए, ये हमसे ना हो पाएगा। पराशर जो होता है बोलता है, देखो बेटिया जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम उन शहरियों को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए उन लोग को भरपाई चुकानी ही पड़ेगी। वो अनिरुद्ध बोस पहले नूतन की ज़िंदगी ख़राब किया, अब तुमरी करेगा, ऐसे ना ही चलेगा। और क्या लगता है वो हॉस्पिटल लेके जाकर बहुत बड़ा एहसान कर देगा? अगर तुम्हारी तबीयत इतना ख़राब हुई होती इतनी तो हम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तुमको हॉस्पिटल ले जा रहे, लेकिन जैसे सही होगी हम फिर इन लोगों से बात करेंगे। तभी झनक बोलती, बाबूजी जैसे मैं ठीक होंगी मुझे भी अपने साथ हम गाँव लेके चलना, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तभी पराशर बोलता है, ऐसा काहे बोल रहे हो बेटिया, तुम यहाँ पे काहे नहीं रहोगी? तभी झनक बोलती है, ये शहरी लोगों के लिए मैं नहीं बनी हूँ, यहाँ पे घुटन सी होती है, मैं यहाँ पे रह के और अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। इससे बढ़िया है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, वही मेरे लिए सही रहेगा। तभी यहाँ पे वीर मंगल नाम बोलते, पराशर भैया आप अभी इससे बात मत करिए, बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब है। पराशर बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुमको शहर में ही रहना पड़ेगा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़ा काम करना है बेटिया। उन शहरियों को मुँह पे थप्पड़ तुम ही मार सकती हो, उन्हें जवाब तुम ही दे सकते हो, और तुम ही जब ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा? ये तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं झनक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो लोग एडमिट कराते हैं। यहाँ पे पराशर बोलता है, डॉक्टर को जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए प्रोसेस। तभी अनिरुद्ध भी आता है। पराशर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अनिरुद्ध बोलता है, बस तुम्हारी प्रोसेस कराने के लिए। पराशर बोलता है, तो तुम क्या समझते हो अपने आप को कि आप ये कर देंगे? अनिरुद्ध बोलता तो हम पे बहुत बड़ा एहसान कर देंगे, तो ये आपकी जो गलत फहमी है इसे भूल जाएँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक हो जाए बस उससे क्या। पराशर बोलता है, ठीक क्या हो जाए, मैं सरकारी अस्पताल में कल ही दाखिला करा दूंगा, हमें कलकत्ता का इतना पता नहीं था ना, इसलिए हमें झुकना पड़ा, और आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा, इतना नहीं रखना चाहता। तभी वहाँ पे जेठू बोलते हैं, बेटा मेरी बात सुनो पराशर बेटा, मैं जेठू हूँ अनिरुद्ध का। झनक बिटिया मुझे अच्छे से जानती थी, कभी मेरे बारे में जिक्र की होगी तुम लोग के सामने। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, हमें पता है, वो झूठ भी नहीं बोलेगी ये भी पता है, पर अभी उसके बच्चे का इलाज बहुत ज़रूरी में करना चाहिए। तभी मंगल नामू कहते, अच्छा तो आप उसके जेठू है, कभी हाल तो नहीं पूछने आए? पूरे गाँव में उसने अपनी ज़िंदगी काट ली, वो चली भी गई इस दुनिया को छोड़ के, फिर भी तुम लोग कभी दिखे नहीं उसका हालचाल पूछने के लिए। जेठू बोलते, उस टाइम हालात ही ऐसे थे कि मैं मजबूर था, मैं उस समय समझ नहीं सका, मैं आ नहीं सका, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अनिरुद्ध भी बहुत प्यार करता था झनक को, लेकिन अभी ये जो मामला है ये सब अभी हम बाद में बात करते हैं, अभी बच्चे की हालत बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पराशर तुम कहाँ ले जाओगे सरकारी में? यहाँ पे एक बार अच्छे से इलाज हो जाए, झनक बिटिया ठीक हो जाए, फिर तुम उसको लेके जाना। मेरी तुम्हारे सामने विनती, एक बार ये बच्चे ठीक हो जाए तभी गाँव लेके जाओ, ऐसे कहीं मत लेके जाओ, उसके हेल्थ का सवाल है। तभी पराशर बोलता है, वैसे तो हम कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगते, लेकिन आप मेरे पिता की उम्र के हैं और आप मुझे समझा रहे इसलिए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अनिरुद्ध बोस इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी भरपाई चुकानी पड़ेगी। जो अंदर मेरी बेटी सांसें ले रही है ना गिन गिन कर, तुम्हारी वजह से कर रही है। तुम और वो शहरी बाबू पता नहीं क्या समझते, तुमने नूतन की ज़िंदगी ख़राब की और शहरी ने हमारी बिटिया की ज़िंदगी ख़राब की। तभी वहाँ पे नर्स आती है, बोलती सर साइन कर दीजिए, आप क्या लगते हैं पेशेंट के, वो मेंशन कर दीजिए। अनिरुद्ध जो होता है वो सोचने लगता है। तभी पराशर बोलता है, ये कुछ नहीं लिखेगा, एक काम करो साइन करो, नीचे लिख देना हमारा नाम पराशर और लिख देना कि हम उसके बाबा हैं करके। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो शॉक हो जाता है। पराशर बोलता है, जब तुमको लिखने में डर लग रहा है तो हम क्या करें, हम तो कभी बिटिया की जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटे, तो तुम हमारा नाम लिख के ना सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। उस दूसरी तरफ हम देखते पे हॉस्पिटल में झनक को एडमिट कराया जाता है।
और नर्स जो होती है वो बोलती है कि आप लोग सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दीजिए, हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तभी पराशर बोलता है कि आप कुछ भी करिए पर हमारे बेटा को ठीक कर दीजिए। तभी नर्स बोलती है हाँ मैं ठीक कर दूँगी, बट प्लीज़ आप लोग पेशेंट के साथ इतना दिन तक मत रहिए, आप लोग बाहर जाके स्टे करिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है एक काम करो, आप लोग बाहर जाओ, मैं दिख रहा हूँ। तो पराशर बोलता है हम तुम्हारे हवाले अपनी बिटिया छोड़ के नहीं जा सकते, तुमको तो शर्म आती है समाज के सामने अपनी बिटिया को स्वीकारने में, तो तुमको लगता है हम भी तुम्हारे जैसे, हम भी ये सोचते हैं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं जनक बिटिया एक बार ठीक हो जाए अच्छे से, और तुम लोग का बाहर रहने का कुछ बंदोबस्त हो जाए तो सही रहेगा। अनिरुद्ध बोलते हैं जेठू आप जाइए, मैं बाहर चला जाऊँगा और जनक के ठीक होते मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद पराशर बोलता है कि तुमको लगता है तुम मेरे मुँह पे पैसा फेंकोगे तो मुझे रहने के लिए दे दोगे तो मैं रह लूँगा, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। आज हम बिटिया की वजह से रुके हैं, लेकिन हम इसका सूद समेत तुम्हारा बदला लौटाएंगे। तुम अपने आप को बहुत पैसे वाला बोलते हो ना, अरे ऐसा क्या पैसे का जहाँ पे तुम्हारा दिल ही नहीं काम करता, अपनी बिटिया अपनी मेहरारू को से छोड़ के तुम चले गए आजीवन के लिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो मेरी बेटी है। तभी पराशर बोलता है बस करो अनिरुद्ध, आईने में शक्ल कैसे देखते हो, इतना झूठ बोलते जा रहे हो, अरे नूतन अब तो नहीं, अब तो सच बोल दो, तुम्हें अच्छे से पता हो बेटी किसकी है किसकी नहीं। अगर हमरी होती ना तो हम गाँव में चिल्ला चिल्ला के स्वीकार कर चुके होते, अगर हमरी नहीं थी इसीलिए उसको यहाँ तक लाए हैं, उसका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तभी अनिरुद्ध जो होता है, सभी लोग गाँव वाले उसको गुस्से में दिख रहे होते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। अनिरुद्ध जो होता है तो वहाँ खड़ा रहता है, नर्स आती है और बोलती है सर पेशेंट को कुछ ही टाइम में होश आने वाला है, अभी पेशेंट स्टेबल है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अनिरुद्ध बोलता है बहुत अच्छी बात है, कब तक हम उनसे मिल सकते हैं। फिर नर्स बोलती बस कुछ टाइम में मैं बुलाती हूँ आपको। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि जो होता है वो इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था काश मैं जनक के साथ चला गया होता है, लोगों की बात न मानता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तभी वहाँ पे हम देखते हैं अदिति आती है, दरवाज़ा खोलती है और वो जाती है ऋषि के बाजू बैठती है और पूछती क्या हुआ ऋषि तुम क्या सोच रहे हो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और देखो ये सब हो गया। तभी ऋषि बोलता है कुछ भी नहीं, बस इतना सब कुछ फैमिली में एक के बाद एक चीज़ें हो रही, मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही, मेरा दिमाग थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है और मैं वही सब सोच रहा हूँ। तभी अदिति बोलती है एक बात बताओ ऋषि, मुझे समझता नहीं, तुम बाबा को ब्लेम क्यों कर रहे थे, मतलब तुम और वो गाँव वाले सभी बाबा को टारगेट क्यों कर रहे थे, कि बाबा बोले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दैट मीन्स कुछ नहीं किया। ऋषि बोलता है कि आई नो अदिति तुम उनकी बेटी हो, तुम अपने बाबा को फेवर करोगे, पर इसका मतलब नहीं है कि सच बदला जा सकता है। मैं नूतन जी से मिला था, मैं तुम्हारे बाबा को भी जानता हूँ, एक मरती हुई औरत कभी झूठ नहीं बोलती। अदिति बोलती बट इस बात का क्या प्रूफ है, मतलब मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं। ऋषि बोलता मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर वो औरत भी झूठ नहीं बोली, मैंने ये भी कहा। और तुम जाने ना जाने में उस जनक के सामने बहुत गलत हुआ। तभी अदिति बोलती बात बताओ ऋषि, कहीं तुम ऐसा तो नहीं उसके लिए फील करने लगे हो, तुम गाँव इसलिए गए ताकि तुम अपना गिल्ट कम कर सको, अगर ऐसा है तो। ऋषि बोलता है कैसी बातें कर रहे हो अदिति, ये कैसा सवाल हुआ, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। मैं सिर्फ अपना गिल्ट कम करने के लिए, मेरी वजह से अपनी माँ से नहीं मिल पाई, आखिर बार उसकी माँ चली गई, वो अपने बाबा से कभी नहीं मिल पाएगी, क्या मैं एक सच का साथ देकर उसके बाबा से नहीं मिलवा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अनिरुद्ध आता है और वो सिस्टर से बोलता है मुझे पेशेंट के साथ कुछ बात करनी है, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। तभी नर्स जो होती है वो अनिरुद्ध की बात से सहमत हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। अनिरुद्ध जो होता है वो जनक के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें भी कैसा लग रहा है। जनक बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम यहाँ पे आई है क्यों, जब तुम्हें पता था इतना बड़ा दिन है, मेरी बेटी की शादी है ऋषि के साथ, तो फिर तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था सबको लेके। जनक बोलती मैं नहीं आई, मुझे बाबूजी लेके आए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, गांव में इलाज नहीं हो रहा था, तो सोचे कलकत्ता शहर में आ जाए। वहाँ पे आए तो वो सोचे कि शहरी बाबू को मिलकर एक तलाक कर दे। मैंने अभी तक हमारी शादी के बारे में नहीं बताया था, बट उनको पता चल गया, इस बात की बहुत खुशी है। तभी जनक बोलती आपको हमसे क्या चाहिए। अनिरुद्ध तो बोलता है कि देखो तुमको जो भी गांव में बेटी पढ़ाई गई वो सही नहीं है, ना तुम मेरी बेटी हो ना ही मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। जनक बोलती आपसे किसने कहा कि आप मेरे बाबा हैं और हम आपको अपने बाबा का दर्जा देना चाहते हैं। अरे हम ऐसे इंसान को दर्जा भी नहीं देना चाहते हैं जो हमारी माँ को हमको बचपन में छोड़ के चला गया। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है देखो ये लो और इस पर साइन करो। जनक बोलती है क्या है, ये अनिरुद्ध बताता है ये डाइवोर्स पेपर है जो तुम्हारी और ऋषि की ज़बरदस्ती शादी हुई, इस हस्ताक्षर से पता चलेगा कि तुम लोग उस शादी को डिक्लाइन करते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि पता नहीं क्यों मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ, जब भी तुम उस फूल के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हो या उसके लिए कुछ परवाह करते हो, मैं एज अ वाइफ इनसिक्योर होती हूँ। तो फिर ऋषि बोलता है बट अदिति इनसिक्योर होने की कोई बात ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं जो तुम्हें चोट पहुँचाए।
ठीक है। और रही बात फूल का, तो मैं सिर्फ जिम्मेदारी लिया हूँ उसका, पढ़ाई के लिए, उसके आगे की फ्यूचर के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरा उसके साथ सिंपैथी है, दैट्स इट। अदिति बोलती काश ऋषि ऐसा हो, पहले जैसे तुम मेरे प्यार में पागल थे मुझे अब बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा लगता है तुम बदल गए हो या फिर हमारा प्यार बढ़ गया है। ऋषि बोलता है अदिति तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, आई थिंक यू हैव टू टेक रेस्ट, और हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अदिति बोलती कैसे नहीं करनी चाहिए, तुम क्या सोच रहे हो। ऋषि बोलता है बस अभी सोचो कि अनिरुद्ध अंकल इस बात से डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं। तभी अदिति बोलती हो सकता है वो नहीं जानते, फिर जानते हैं तो जानने से किसी की बच्ची उनकी कैसे हो सकती है। तभी ऋषि बोलता है आई यू मैड अदिति, तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारे बाबा है वो, लेकिन उससे पहले एक इंसान है, और एक इंसान की क्या क्या खमियाँ हो सकती है तो तुम्हें समझना चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि क्या है साइन करना पड़ेगा। बोलते ऋषि ने साइन कर दिया, तुम भी कर दो, ताकि मेरी बेटी का लाइफ सिक्योर हो जाए, फ्यूचर हो जाए, मेरी बेटी और दामाद अच्छे से खुशी खुशी रह सके। वरना तुम अगर ऐसे कोई तीसरा आएगा बीच में तो कभी खुश नहीं रह पाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलते हैं तो अगर साइन करना था तो शहरी बाबू खुद लेके आते हैं, आप क्यों लेके आए। अनिरुद्ध बोलते कैसे लेके आता, अगर वो लेके जाता तो तुम्हारे गांव वाले उसे जिंदा छोड़ते, क्या डरता था वो, इसलिए वो कभी नहीं बात बताए, इसलिए उसका साइन है, तुम साइन कर दो और ये किस्सा ख़त्म करो और तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें जो भी पैसे चाहिए वो सब मैं ला के दूँगा, तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो, आगे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तुम्हें बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं उतना पैसा दूँगा। तभी झनक बोलती है कि मुझे शर्म आती है कि कभी मेरी अम्मा ने आपसे प्यार किया था, आप जैसे इंसान से आप मुझे पैसों में तोलना चाहते हो तराजू में, कि आप मुझे बता रहे हो कितने पैसे चाहिए। मुझे आपके एक भी रुपए नहीं चाहिए और ना ही किसी बात का इंटरेस्ट है, आप मुझे अकेला छोड़िए और चले जाइए। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तो पैसे नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये सब कब ठीक होगा, कब सब कुछ सेट होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऋषि बोलता है कि बस धीरे धीरे ठीक होगा देते, अभी घर में जो एक के बाद एक तूफान आ रहा है, माइंड कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, बस मेरे इसलिए परेशान हूँ। और तुम्हें बताया मैंने फूल की आज तक क्यों मदद की, ये सब तुम अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी से नहीं प्यार करता, ये भी बात तुम जानते हो। फिर भी अदिति बोलती पता नहीं क्यों ऋषि मुझे भी डर लगता है, अभी बाबा पे एलिगेशंस लग रहे थे, बाबा का पता नहीं क्या है, एंड उसके बाद ये फूल, मैं मेरी लाइफ में शांति चाहती हूँ, पीस चाहती हूँ, कब मिलेगा। तभी ऋषि बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, आई थिंक तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए अदिति, ठीक है, हमें रेस्ट करना चाहिए। तभी अदिति बोलती है पता नहीं कैसे होगा ऋषि, सारा माइंड तो वहीं पे है, हमारी शादी में आज इतना बड़ा हंगामा हो गया, उसको आना ही नहीं चाहिए था जब उसे पता था। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि देखो तुम क्यों नहीं साइन करो मुझे नहीं पता, सालों पहले तुम्हारी माँ ने भी यही सब किया, पहले तो पराशर से संबंध बनाए, गाँव वालों ने जब स्वीकारा नहीं तो मेरा नाम डाल दिया बीच में कि मैं तुम्हारा बाबू हूँ, बताओ ये कैसे जाहिर हो सकता है। तभी झनक बोलती बस करिए, खामोश रहिए, मेरी अम्मा के बारे में एक शब्द मत बोलिए, आपको जो चीज़ चाहता है जिसके बारे में बोल के हट जाते हो, आपको क्या ही पता मेरी अम्मा कौन थी। मेरी अम्मा ज़िंदगी भर सच बोली, इन झूठ का सहारा भी नहीं ली, लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कब से बोले जा रहे हो, आप कैसे इंसान हो, कभी प्यार भी किए थे मेरी अम्मा से। तभी अनिरुद्ध बोलता है ये कैसा सवाल हुआ, मैंने प्यार किया था या नहीं किया था। झनक बोली क्यों नहीं हो सकता सवाल, आप मेरी अम्मा पे इतना एलिगेशंस लगा रहे हैं, इतना सब कुछ बोल रहे तब नहीं, आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा मेरी अम्मा झूठ क्यों बोलेंगी। अरे अगर मैं उनकी पराशर बाबूजी की बेटी होती ना तो गांव में के सबको चिल्ला के बोलते। पर खैर छोड़िए, आपको रिश्तों का मतलब क्या ही पता, दीजिए मैं पेन साइन करती हूँ आपकी, और ये साइन मैं अदिति दीदी के लिए ही कर रही हूँ ताकि वो खुशी खुशी रहे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस शहरी बाबू के साथ घर बसाने में रहने में, एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है, और जैसे आप निकले क्या पता शहरी बाबू भी निकल जाए, इसलिए ये लीजिए पेपर और चले जाइए मेरी आंखों के सामने से। आज रात के एपिसोड में लिखूँगी जहाँ पे झनक बहुत हर्ट होती है साइन करके, ऋषि का मन नहीं लगता और वो शादी की रात पहुँच जाता है झनक से मिलने। झनक पूछती क्यों आए हो, ऋषि बोलता बस तुम्हारा हाल चाल जानने। झनक को डाइवोर्स पेपर पकड़ा देती है और बोलती जाइए और घर पर जाके पढ़ लीजिएगा। तभी ऋषि शौक हो जाता है। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।